आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक कर रहे थे, टाइप्स ऑफ द साल्ट। इसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि नॉर्मल साल्ट क्या चीज़ होती है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मल साल्ट हमारे पास ऐसे साल्ट होते थे जिसके अंदर हम जब बेस और एसिड को आपस में रिएक्ट करते थे तो बेस के अंदर मौजूद जो हमारे पास पॉजिटिव मेटल आयन या कैटायंस मौजूद होते थे या अमोनिया आयन, ये दोनों क्या करते थे, एसिड के अंदर मौजूद तमाम के तमाम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को आयोनाइजेबल कर देते हैं और उनकी जगह खुद ले लेते हैं। तो इस दौरान बनने वाले जो साल्ट होते हैं इन्हें हम कहते थे नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट कहते थे। और इसका लिटमस पेपर पर भी न्यूट्रल असर होता था, यानी कि इसकी पीएच भी 7 होती थी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे एसिडिक साल्ट को, कि एसिडिक साल्ट क्या होता है, एसिडिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट में कम थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है उसको भी आज देखते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एसिडिक साल्ट। जी, एसिडिक साल्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एसिडिक साल्ट होते क्या हैं और ये बनते किस तरह हैं। एसिडिक साल्ट में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर भी हम एसिड और बेस को ही आपस में रिएक्ट करवाएंगे। उनके दरमियान क्या होगा, बेस के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव मेटल आयन है, यानी कि जो उसके अंदर मेटल्स केटायन मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन या जो प्रोटॉन होते हैं इसको क्या करेंगे, पार्शली रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जबकि नॉर्मल साल्ट की हम बात करें तो नॉर्मल साल्ट के अंदर क्या होता था, हाइड्रोजन आयन की कंप्लीट रिप्लेसमेंट करते थे। यानी कि अगर एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो दोनों को रिप्लेस कर देते थे, 3 हैं तो 3 को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एसिडिक साल्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि इसके अंदर सिर्फ पार्शली रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कि अगर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दूसरे हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। तो इस तरह बनने वाले जो साल्ट होते हैं इन्हीं हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन को पार्शली रिप्लेस करते हैं, यानी कि कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं करते, सिर्फ पार्शली रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इस दौरान जो बनने वाले सॉल्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। इस डेफिनेशन को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स को देखते हैं और उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो है हमारे पास कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक बनती है हमारे पोटाशियम बाइसल्फेट, KHSO4 को हम कहते हैं पोटाशियम बाइसल्फेट, और हमारे पास एक बनता है वाटर। अब ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास एक बेस है। तो अब बेस के अंदर ये जो पॉजिटिव मेटल आयन मौजूद है, यानी कि जो पोटाशियम है, ये हमारे पास केटाइन है, मेटल केटाइन है। तो अब क्या करेगा, ये सबसे पहले अपना जो बॉन्ड है, इसने जो इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, फिर इनके बॉन्ड की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को देख लें। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया था, और इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड बनाया था। ठीक हो गया। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने आगे फर्दर हाइड्रोजन के साथ, और इसने भी हाइड्रोजन के साथ। इस तरह हमारे पास H2SO4 क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इन दोनों ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, लेकिन हमारे पास जो पोटाशियम और ऑक्सीजन है इन दोनों ने आपस में आयनिक कंपाउंड बनाया था, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाया होता है। अब ये पोटाशियम क्या करेगा, ये पोटाशियम पहले सबसे पहले यहाँ से अपना जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के दौरान क्या होगा, हमारे पास पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटाशियम से ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसी तरह हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन बन जाएगा। इसी तरह और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज, ये एक दोनों की डिमांड करेंगे और दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के दौरान हमारे पास क्या बनाएंगे, वाटर का मालिक्यूल। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, एक वाटर का मालिक्यूल। अब हम बात करते हैं इस पोटाशियम आयन की। यह पोटाशियम आयन और ये जो नेगेटिव आयन मौजूद है ऑक्सीजन का, ये एक दूसरे की डिमांड करेंगे और इस तरह ये पोटाशियम पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इनके कंबाइन होने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, पोटाशियम बाइसल्फेट। तो इस तरह तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर गौर किया होगा कि किस तरह पोटाशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद दो हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को क्या करवाया, आयोनाइज करवाया, यानी कि उसको एक हाइड्रोजन आयन को क्या किया है, रिप्लेस किया। तो इस तरह बनने वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है एसिडिक सॉल्ट, यानी कि इसके अंदर आपको अभी भी हाइड्रोजन एक नज़र आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्ट बना है इसे हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसके लिए इसको ज़्यादा और थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जी, सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फास्फोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों के रिएक्ट करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो बनी है सोडियम बाईफास्फेट। इसका नेम है हमारे पास सोडियम बाईफास्फेट और हमारे पास एक वाटर का मालिक्यूल क्या हुआ बना। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, चूंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होनी होती, इसके अंदर जो सोडियम है ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि फास्फोरिक का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है। ये हमारे पास फास्फोरिक का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है किस तरह। ऑक्सीजन फास्फोरिक ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ बनाया हुआ है, इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और इन्हीं के साथ फर्दर आगे एक एक हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अब चूंकि सोडियम जो हमारे पास ये एक मेटल है, यानी कि इसने क्या करवाना है, सबसे पहले अपनी इस हाइड्रोजन को यहाँ से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करना है, वहाँ से उसकी रिप्लेसमेंट करवानी है, उसकी जगह खुद लेनी है। तो इस सबसे पहले ही क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के नतीजे में क्या हो गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह फास्फोरिक एसिड के अंदर मौजूद एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के दौरान हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहे हैं, उसकी वही बात है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम और हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेता है। पुल करने की वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव इस OH नेगेटिव की डिमांड करेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन इसकी डिमांड करते हुए आपस में कंबाइन होंगे। उनके कंबाइन होने से हमारे पास क्या बनेगा, एक वाटर का मालिक्यूल। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है ये सोडियम के पॉजिटिव की डिमांड करेगा। इस तरह ये सोडियम इस पॉजिटिव यानी कि सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन के साथ आपस में अटैच होगा। इस तरह इनके जो ये आयन्स है ये रिमूव हो जाएंगे। इनके रिमूव होने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम बाईफास्फेट। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास बनने वाले साल्ट को कहते हैं एसिडिक साल्ट। और इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये कम्प्लीटली तौर पे हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज नहीं हुआ, यानी कि ये पार्शली हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन क्या हुआ हमारे पास रिप्लेस कर सका सोडियम मेटल। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। और अगर हम बात करें इनके ऊपर लिटमस पेपर की तो ये बिल्कुल एसिड वाली इनके पास प्रॉपर्टीज होती है ऐसे सॉल्ट के पास। तो ये ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। अब आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एसिडिक सॉल्ट को फर्दर बेस से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास दोबारा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बन जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी,
अभी वही बात जो मैं बता रहा था कि अगर हम एसिडिक साल्ट को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो उसके नतीजे में हमारे पास अगेन नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अभी हमने एक एसिडिक साल्ट बनाया था पोटाशियम बाइसल्फेट को। अब पोटाशियम बाइसल्फेट को हम फर्दर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास पोटाशियम सल्फेट और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये नॉर्मल साल्ट कैसे बन गया। अब आप गौर से देखें तो इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो आयन है वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, यानी कि उनकी जगह इस आयन यानी कि इस मेटल ने क्या लिया, ले ली हुई है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन जो है वो टोटली आयोनाइजेबल हो गया और इसके अंदर आपको एक भी हाइड्रोजन का पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा। तो नॉर्मल साल्ट भी तो हमारे पास यही था कि जिसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का कोई भी पार्टिकल उसके अंदर मौजूद नहीं रहता। उसके अंदर मौजूद जो मेटल पॉजिटिव आयन होते हैं या मेटल्स कैटायन होते हैं वो उसकी जगह क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो इस तरह बनने वाले साल्ट को हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरह पोटाशियम बाइसल्फेट जो हमारे पास एसिडिक साल्ट था, यानी कि एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज थी, अब वो क्या हो चुकी है, नॉर्मली ख़त्म हो चुकी है। इस तरह बनने वाले साल्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट। अब ज़रा इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं पोटाशियम बाइसल्फेट के स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह का होता है। ठीक होगा। अब ये क्या करेगा, ये आपस में यहाँ से अपना जो बॉन्ड बनाया हुआ इसको क्या करेगा, ब्रेक करवा देगा और इसी तरह इसकी ब्रेकिंग की वजह से पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास जो पोटाशियम बाइसल्फेट है इसमें भी ब्रेकेज हो जाएगी। इस हाइड्रोजन की जो एक हाइड्रोजन मौजूद था, अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड की डिमांड करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, वाटर। ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो नेगेटिव है ये पोटाशियम यानी कि जो हमारे पास मेटल कैटायन है इसकी डिमांड करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम फास्फेट। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्ट बना है इसके अंदर एक भी हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, यानी कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो हैं ये जो प्रोटॉन है हमारे वो आयनाइज हो चुके हैं और उनकी जगह यानी कि मेटल्स आयन ने ले ली हुई है। तो इस तरह बनने वाले हम साल्ट को कहते हैं नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट। तो देखा किस तरह अगर हम एसिडिक साल्ट को फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं, बनते हैं। इसके लिए हम ज़रा एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जी, इस बार जो हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं वही सेम हम अपनी सोडियम बाईफास्फेट की और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों के रिएक्ट होने से हमारे पास देखिए कि यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज हो चुका हुआ है, एक भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है और इसी तरह हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं सोडियम बाईफास्फेट का। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। अभी चूँकि अभी इसी लेक्चर के अंदर हमने भी देखा है ये किस तरह बनते हैं और इसी तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड के चूँकि हमारे पास 2 पार्टिकल्स मौजूद हैं तो ये 2 आ गए। अब ये दोनों क्या, सोडियम जो है ये हमारे पास मेटल आयन है, ये क्या करेंगे, यहाँ से अपना बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के दौरान हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा होती है तो इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो सोडियम बाईफास्फेट के अंदर जो हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं वो दोनों क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के नतीजे में क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन जो नेगेटिव है इनके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इनके साथ अटैच होने के साथ हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जैसे कि ये। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जैसे कि इस इक्वेशन के हमारे पास रिजल्ट में आया था। अब ये जो सोडियम के दोनों ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, अब ये जो हाइड्रोजन की जगह क्या करेंगे, ले लेंगे, इनकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। उस जगह हमारे पास सोडियम है और सोडियम है और इस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे। इस तरह इनका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो बनता है हमारे पास सोडियम फास्फेट। तो देखा कि किस तरह हमारे पास अगर हम फर्दर एसिडिक साल्ट को बेस के साथ दोबारा रिएक्ट करवाते हैं तो नतीजन हमारे पास नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट बन जाते हैं। तो ये था आज हमारे पास छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा
एसिडिक साल्ट क्या होते हैं और एसिडिक साल्ट किस तरह बनते हैं। तो यानी कि अंदर कम्प्लीटली जो हाइड्रोजन होता है वो आयोनाइज नहीं होता, और जो हमारे पास अब जो एसिडिक साल्ट बनता है, अगर एसिडिक साल्ट को हम फर्दर आगे बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो बात हमारे पास वहीं पे आ जाती है कि वो दोबारा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बन जाता है। अगर आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ मैं आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।